नमस्कार दोस्तों। 2019 में भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जो नागरिकता से संबंधित था। इसका काफी विरोध किया गया था और विरोध करने का एक कारण यह भी था कि ये उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 का, आर्टिकल 14 का। ठीक है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आर्टिकल 14 है क्या, है ना, आर्टिकल 14 है क्या। आर्टिकल 14 की बात करूं तो आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात कहूं तो आर्टिकल 14 आपको राइट टू इक्विटी देता है, राइट टू इक्वेलिटी देता है ना। अब वो दो टाइप से देता है। एक तो विधि के समक्ष समता, मतलब कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने क्या है, समान है। ठीक है, मतलब इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, मैं हूं, आप हो, सभी कानून के सामने समान है। दूसरा आपको जो राइट्स देता है वो देता है विधि का समान संरक्षण, मतलब जो कानून होगा वो सभी व्यक्ति को क्या देगा, संरक्षण देगा, और वो भी कैसा होगा, समान होगा। मतलब अगर मान लीजिए दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है ना, फाइनेंशियल तरीके से लू तो उसकी फाइनेंशियल पहुंच बहुत ऊंची है, एक व्यक्ति नीचे खड़ा है उसके, तो यहां पे कानून का क्या होगा, उत्तरदायित्व कि इस व्यक्ति को ऊपर लेके आए, इस व्यक्ति को संरक्षण दें। तो यही है विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। ठीक है, समता में सभी व्यक्ति समान है, पर विधि के समान संरक्षण में जो नीचे है उसको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले हम समझते हैं कि जो इक्विटी होती है और इक्वेलिटी होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि समता और समानता हम दोनों को इक्वल समझ पाते हैं, बट एक्चुअली में समता और समानता दो अलग अलग अप्रोच है। ठीक है, तो अलग अलग विचारधारा भी मैं कहूं तो चलेगा। ठीक है, अलग अलग वर्ड इसका मीन समझते हैं। अगर मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इसका हिंदी मीन होता है समता, और वही मैं इक्वेलिटी की बात कर रहा हूं तो इसका हिंदी मीन होता है समानता। ठीक है, अब सबसे पहले ये इक्वेलिटी को समझ लेते हैं कि इक्वेलिटी क्या होती है। जो आप फोटो देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि तीन बंदे, और जिसमें से एक की हाइट बहुत ऊंची है, वो आसानी से बिना किसी का संरक्षण प्राप्त किए क्या कर पा रहा है, ग्राउंड में जो चल रहा है उसको देख पा रहा है। दूसरी साइड अगर दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो वो नहीं देख पा रहा है उतने अच्छे से, तीसरा व्यक्ति तो देख ही नहीं पा रहा है ना। अब यहां पे अगर मैं विधि के समक्ष समता की बात कर लूं, सॉरी, मैं अगर इक्वेलिटी की बात करूं तो इक्वेलिटी की अप्रोच क्या होगी कि इक्वेलिटी में सभी को समान बेस दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इक्वेलिटी में सभी को समान आधार दिया गया है, मतलब विधि ने इनको प्रोटेक्ट तो किया है, विधि ने इनको कुछ दिया तो है, कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ दिया तो गया है, परंतु सभी क्या दिया गया है, समान रूप से दिया गया है। यही होती है इक्विलिटी, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बेसिस का हो, उसकी स्थिति ऊंची हो या उसकी नीची स्थिति हो, सभी को क्या दिया जाएगा, कुछ भी दिया जा रहा है तो समान दिया जाएगा। मतलब अगर एक उदाहरण लू तो एक क्लास है, उस क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को समान एजुकेशन दिया जाता है, ये होगा क्या, इक्वेलिटी। अब मैं इक्विटी को समझता हूं। आप दूसरी पिक में देख पा रहे हो कि एक्चुअली में जरूरत क्या है वहां पे, जरूरत ये है कि वहां पे जो बंदा देख नहीं पा रहा है उसको क्या दिया जाए, उसको बेस दिया जाए, उसको उठाया जाए, दूसरे बंदे को थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो भी ऊपर तक देख सके जो सीन वहां पर चल रहा है। ठीक है, और थर्ड जो बंदा है जो कि हाइटेड है, उसको किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो ऊपर वाला, जो ऊंचा बंदा है, जो हाइटेड बंदा है, उसको किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। सेकंड बंदे को थोड़े से प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। थर्ड बंदे को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको बहुत प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ये होती है अप्रोच दोस्तों इक्विटी की, मतलब इक्विटी मतलब जो समता होती है, वो समता एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति को कितनी जरूरत है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है उस दृश्य को देखने के लिए उतना ही उससे सपोर्ट दिया जा रहा है। क्लास का उदाहरण लूं तो अभी मैंने कहा था कि सभी व्यक्ति को समान शिक्षा दी जाएगी, पर आप ही जानते हैं कि एक क्लास में क्या सभी बच्चों के पास इतना ही नॉलेज होता है, कुछ वीक भी होते हैं, चाहे मैं नॉलेज के लेकर बात करूं, चाहे वो उनका मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है। तो जो बच्चा थोड़ा सा मेंटली वीक है तो उसको क्या किया जाना चाहिए कि उसको सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवाइसेस दी जानी चाहिए, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना, वो उसकी आवश्यकता है। तो ये होगा इक्विटी, है ना। मतलब कि क्लास में एक बच्चा है जिसको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, जिसको ज्यादा अच्छे बिहेव की जरूरत है, उसको ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि वो वीक है, तो वो अगर उसको दिया जाता है तो वो होगा इक्विटी। और अगर सभी बच्चे समान है और सभी को समान एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो होगा इक्वेलिटी। अगर समान नहीं भी है फिर भी समान एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो होगा इक्वेलिटी। अभी जो इक्वेलिटी होता है दोस्तों, इसमें कोई नहीं देखा जाता कि कौन व्यक्ति नीचा है, कौन व्यक्ति ऊंचा है, कौन फाइनेंशियल कंडीशन किसकी कैसी, मतलब ये काम करता है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये रूल ऑफ लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको दिया था एवी डायसी के द्वारा, है ना, ये ब्रिटेन के एक न्यायविद रहे हैं, है ना।
तो ये इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। इन्होंने कहा था कि जो विधि का शासन होगा, जो कानून का शासन होगा, उस कानून के शासन के सामने जो कानून होगा उससे बड़ा कोई नहीं होगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के लिए सभी समान है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं लेडी जस्टिस के माध्यम से। आपने देखा होगा कि न्यायालय में एक मूर्ति होती है जिनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है। एक्चुअली में हम उसका मतलब बहुत ही गलत निकालते हैं। हम ये समझते हैं कि कानून नंदा होता है और उसके बहुत गलत मीन निकाले जाते हैं, बट एक्चुअली में वो जस्टिफाइड करता है कि इसको रूल ऑफ लॉ को, वो बताता है रूल ऑफ लॉ को। मतलब वो पट्टी इसलिए नहीं बांधी गई है कि कानून नंदा होता है, वो इसलिए बांधी गई है, कानून नंदा तो होता है पर वो ये नहीं देखता कि कौन की कास्ट क्या है, कौन का रिलीजन क्या है, ठीक है, कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है, ये नहीं देखता। मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। या आप उस स्टेच्यू के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ को, मतलब एबी डाइसी जी ने कहा कि कानून के समक्ष सभी समान है। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, सभी समान है। यहाँ पे किसी के पास भी किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं होते, है ना। मतलब सभी कानून के सामने समान है, किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। तीसरी चीज एक और बात करता है, समझने की कोशिश करना। रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है ना। मतलब हमको वहां से अधिकार मिलते हैं ना, पर रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। मतलब समझने की कोशिश करना, रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है, हमको राइट्स प्रोवाइड करता है। तो जो वहां पे जो राइट्स दिए गए, जो अधिकार दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए क्योंकि वो राइट्स पहले से ही थे, और वो राइट्स थे इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजल्ट है, वो परिणाम है, ये कहता है रूल ऑफ लॉ। पर भारत में इस चीज को नहीं माना जाता। भारत में जो संविधान है वो हमारे अधिकारों का स्रोत है, ठीक है, जबकि रूल ऑफ लॉ कहता है कि संविधान जो है वो क्या है, परिणाम है। तो ये था रूल ऑफ लॉ, इक्विटी और इक्वलिटी। अब समझते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब विधि का समान संरक्षण क्या क्या होता है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता क्या। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के पहले, कि जो आर्टिकल 14 है ये केवल और केवल आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसलिए जाएंगे कि राज्य द्वारा इससे वंचित किया गया है। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ समान व्यवहार नहीं किया या फिर मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो किसी व्यक्तिगत रूप से ये लागू नहीं होता। ये आपको राज्य के खिलाफ मिला हुआ है। मतलब आप राज्य को ये कह सकते हैं कि आपने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया। साथ ही साथ ये सभी व्यक्ति के लिए प्राप्त है ना। मतलब कि वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो, अगर वो भारत में है तो विधि के समक्ष क्या है, समान ही है, और उसको समान संरक्षण ही प्राप्त होगा, चाहे वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो या ना हो। इक्विलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं दोस्तों। इक्विलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, ये रूल ऑफ लॉ पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ है। मतलब इक्विलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कैसी भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सभी विधि के सामने समान है। दूसरी चीज ये बात करता है कि किसी भी प्रकार के कोई भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, कोई स्पेशल राइट्स किसी को नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब सीधी सी बात कहूं तो कानून के सामने सभी समान है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिएंगे। उसका स्टेटस अलग अलग भी हो तो भी उनके साथ क्या किया जाएगा, समान ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये कहा जाता है किसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ में। अब ये ब्रिटेन की आइडियोलॉजी दोस्तों, इसीलिए तो इसका प्रिंसिपल क्या आपको देखने को मिलता है, रूल ऑफ लॉ मिलने में देखने को मिलता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ किसने दिया है, डायसी, जो कि ब्रिटेन के, और जो इक्विलिटी बिफोर लॉ है वो भी कहां पे, ब्रिटेन में चलती है। एक ब्रिटिश आइडियोलॉजी है। ये नेगेटिव अप्रोच जिसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे उसका स्टेटस कैसा ही हो, विशेषाधिकार किसी के पास नहीं होगी, किसी को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, किसी को कोई अलग से हेल्प नहीं दी जाएगी, सभी कानून के सामने क्या समान है। अब आप एक क्लास का उदाहरण लीजिए। इस क्लास में मान लीजिए सभी स्टूडेंट के साथ क्या किया जा रहा है, समान बिहेव किया जा रहा है, सभी को एक ही लेवल का एजुकेशन दिया जा रहा है। बस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो लेवल होता है थोड़ा डाउन होता है, उनको एक अलग ही प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, टीचर के हेल्प की जरूरत होती है, एक अलग तरीके से सिखाने की आवश्यकता होती है, तभी वो बच्चा अच्छे से क्या होता है, समझ पाता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी बात अगर मैं कर लूं, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करूं, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, किसी बच्चे का स्टेटस कैसा ही हो, उसके माइंड का स्टेटस कैसा ही हो, चाहे वो बहुत डाउन क्यों ना हो, उसके साथ समान ही व्यवहार किया जाएगा। मतलब जो अप है, जो क्लास का टॉपर है, उसी के साथ भी वैसा ही किया जाएगा, और जो फेल हो रहा है बच्चा, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जो बच्चा फेल हो रहा है उसके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव आइडियोलॉजी कहा जाता है। परंतु ये भारत में चलती है, ठीक है। मैंने आपको क्योंकि बताया आर्टिकल 14 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी देखने को मिलेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी देखने को मिलेगा। ये तो समझ गए होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मतलब विधि का समान संरक्षण, ठीक है।
ये एक अमेरिकन आइडियोलॉजी दोस्तों, यहाँ मतलब ये अमेरिका की आइडियोलॉजी, ये ब्रिटेन की थी, अमेरिकन आइडियोलॉजी, इसको पॉजिटिव आइडियोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहले इसको समझ लीजिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्चुअली में है क्या। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति का समान स्टेटस है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए कानून के द्वारा, ठीक है। मतलब अगर दो एक क्लास है और उस क्लास में अगर सभी एक ही माइंड लेवल के बच्चे, सभी टॉपर है, तो सभी के साथ क्या किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, सभी को एक समान तरीके से एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। ये होता है समान के साथ समान। परंतु ये इसकी भी बात करता है अगर असमान परिस्थिति है तो ऐसी स्थिति में आप असमान व्यवहार भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्लास है और एक क्लास में अलग अलग स्टेटस के बच्चे, एक टॉपर है तो एक बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी जो फेल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आज उनके साथ अलग अलग व्यवहार भी कर सकते हैं। जो फेल हो रहा है बच्चा उसको आप अलग से प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। आपने एक पिक भी देखी थी जिसमें आपने देखा था कि एक साइड इक्विटी और इक्वेलिटी के लिए देखी थी, पर आप उसको यहाँ पर भी लागू कर सकते हो और समझ सकते हैं। एक साइड आप रखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक साइड रखिए आप इक्वलिटी ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ उस माध्यम से समझ सकते हैं कि सभी को एक पर्याप्त बेस दिया गया था, जिससे क्या हुआ था कि एक बंदा तो बहुत ऊंचा हो गया था, एक बंदा नीचा और उससे नीचा, मतलब यहाँ पर अभी तक इक्वलिटी नहीं आ पाई थी। ये है कंडीशन किसकी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कि कैसी भी स्थिति हो, असमान स्थिति हो, परंतु जो कानून का संरक्षण होगा या फिर कानून जो देगा वो तो समान ही देगा। और दूसरी साइड आप समझ लीजिए इक्वलिटी सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दूसरी पिक से समझ सकते हैं। अब जहाँ पे स्टेटस अलग अलग होने के कारण क्या किया गया है, जो बेस दिया गया है वो भी अलग अलग दिया है। अब रिजर्वेशन का जो प्रावधान है दोस्तों वो भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कारण ही देखने को मिलता है। रिजर्वेशन में क्या किया जाता है, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति होते हैं, चाहे वो क्रिमिलियर कॉन्सेप्ट के माध्यम से बात करूं, तो जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनको क्या दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, उनको क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, उन बंदों को भी एक लेवल पे लाया जा सके। तभी तो क्या होगी, इक्विलिटी स्थापित हो पाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी चलती है, इक्विलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसकी बात करूं मैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार हो सकता है, परंतु ये जो आप कर रहे हैं ये तर्क संगत होना चाहिए, विवेक अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इनलॉजिकल तरीके से कुछ भी कर ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए, है ना। मतलब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप जनरल को रिजर्वेशन दे दें, ठीक है, जिनकी स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है उस जनरल को मतलब कि प्रोटेक्शन दे। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि आप रिजर्वेशन दे या फिर आप अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो किसको देना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, विवेक अनुसार होना चाहिए। मतलब क्लास में अगर आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप टॉपर को आगे बढ़ाए और जो फेल हो रहा है उसको वहीं रख दे। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 हर जगह ही लागू होता है, ठीक है। इसके कई सारे अपवाद भी होते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रेसिडेंट को लेकर या फिर मैं गवर्नर को लेकर बात कर लूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब तक वो अपने कार्यकाल कर रहे होते हैं ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कोई जवाबदेहिता नहीं होती। अगर वो कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्य कर लेते हैं तो उनकी क्या नहीं, उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता, उनको किसी न्यायालय में आना नहीं होगा। अपने कार्य के अनुसार कोई कार्य कर रहे तो ठीक है, उन्हें गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकती कार्यकाल के दौरान। परंतु अगर कोई व्यक्तिगत कार्य कर लेते हैं, मतलब वो उनके कार्य से संबंधित नहीं है, उनके पद से संबंधित नहीं है, कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं वो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन पे कानून मतलब उनके कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर की भी जाएगी तो उन्हें 2 मंथ पहले क्या किया जाएगा, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उन्हें जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना आर्टिकल 14 ये लागू नहीं होता, ये उसका अपवाद स्वरूप है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, साथ ही साथ जो संसद और जो विधानमंडल होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं ये अपनी कार्यकाल के दौरान या फिर ये मान लीजिए इनके सत्र चल रहे हो और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज में हो, तभी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दीवानी कानून के माध्यम से। और साथ ही साथ जो संसद होती है और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं अपनी इनकी बैठक के अनुसार अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते या फिर कुछ भी कर देते तो इनको भी न्यायालय में नहीं लिया जा सकता उनके कार्य के दौरान, ठीक है। साथ ही साथ जो फॉरेन एम्बेसडर होते हैं ना, राजदूत जो होते हैं, इनके साथ भी यहाँ पर आर्टिकल 14 उनके ऊपर भी लागू नहीं होता। मतलब उन्हीं को आप ये नहीं बोल सकते कि ये भी इक्वल हो गए कानून के समक्ष, ठीक है। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल 14 का। आई होप कि आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो। धन्यवाद।